साथियों, मैं नितिन उपाध्याय टेस्ट वाला 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 के लिए जो है आरडब्ल्यूए की तरफ से गागर में सागर जो पुस्तक जो है लॉन्च कर दी गई है और उसका हम लोग सभी सब्जेक्ट का जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है रिवीजन करवा रहे हैं आप सबको। तो सामान्य अध्ययन का जैसे 2 वीडियोज़ आप लोग की ऑलरेडी पढ़ चुकी है, इसमें हिस्ट्री चल रहा है। आज तीसरा जो है वीडियो मगध राज्य के बारे में हम लोग डालने वाले हैं। ठीक है, तो जो भाई हमारे उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं उन वीडियोज़ को जाएँ वो लोग, जिसमें एक हड़प्पा कालीन संस्कृति है और दूसरा वैदिक युग है, उन दोनों को पढ़ा दिया गया है। आज मगध राज्य के बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पर जो है लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक, गागर में सागर यह पूरी सीरीज है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं आपके चैप्टर पे। और उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भाई नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आप तक भी बहुत आसानी से पहुँच सकें। वीडियो को जो देख रहे हैं भैया वो वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करिए, है ना। और अपना कमेंट सेक्शन में राय दीजिए कि वीडियोज़ आप लोग को कैसी लगती हैं। ठीक है, और हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जिन भाइयों को इसका पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसकी पूरी बाकायदा पीडीएफ डाल दी गई है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ना वीडियोस पे। आप लोगों के सामने कल तक हम लोग वैदिक युग को पढ़ चुके हैं, उसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म को भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप लोगों के सामने क्या है, मगध राज्य, इसके जो प्रमुख वंश हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला आपके सामने क्या है, हर्यक वंश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मगध वंश में, हर्यक वंश दिया हुआ है। हर्यक वंश में का कब से टाइम पीरियड चल रहा है, 544 बीसी से 412 बीसी तक। बीसी जिन भाइयों को नहीं पता है वो पिछली वीडियो जाकर जब देखेंगे तो उनको वो चीज़ें बेहतर से समझ में आएंगी, लेकिन आज इस पे फिर बता दे रहा हूँ। बिफोर क्राइस्ट जो ईसाई वर्ग हैं, उनके जो गुरु हैं, ठीक है, ईसा मसीह, जब उनका डेट ऑफ बर्थ था, जब वो पैदा हुए थे, वहाँ से पीछे जाओगे तो ये एरिया आपका बीसी कहलाएगा, और यहाँ से आगे आओगे तो ये एडी कहलाएगा। एना डोमिनी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बीसी कहलाता है। इसको ईसा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। और इसको ईसवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ईसवी बोलते हैं। ठीक, तो आज 2025 ईसवी चल रहा है, एना डोमिनी एडी चल रहा है। ठीक है, और उसके पहले ये टाइम पीरियड पूरा है। ठीक है, उसके पहले का ये टाइम पीरियड है। ठीक, तो क्या कह रहा है, हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी तक था। इसके संस्थापक पहले कौन थे, बिंबिसार इनके संस्थापक थे। ठीक है, जो मगध की गद्दी पर 544 बीसी में बैठे थे, बिंबिसार। ठीक है, आगे देखते हैं आपके सामने क्या है, कह रहे हैं आगे आपके सामने क्या दिया है, कह रहा है बिंबिसार का उपनाम क्या था, श्रेणिक था। क्या था, श्रेणिक। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार। पहले के राजा महाराजा जो है केवल लड़ाई से काम नहीं करते थे, किसी के साथ में वैवाहिक संबंध, चाहे अपने किसी बहन का या बेटी की शादी किसी दूसरे राज्य में करके उसे संबंध स्थापित कर लेते थे, या तो उनके बेटी या बहन से शादी करके स्वतः संबंध स्थापित कर लेते थे। ठीक है, तो बिंबिसार ने इसकी नीति अपनाई थी। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। कितना, 52 वर्षों तक। ये जो हाईलाइटेड लाइन पे आपको पॉइंट दिए गए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखना है। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु किसका बेटा था, बिंबिसार का बेटा था। और 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर स्वतः बैठ गया था, खुद बैठा। 492 ईसा पूर्व में कौन बैठा, अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम क्या है, कुड़िक है। क्या है, कुड़िक है इसका उपनाम। अजातशत्रु का विवाह जो है कौशल नरेश के प्रसेनजित की पुत्री किससे हुई है, वाजिरा के साथ हुआ है। किससे हुआ है, वाजिरा के साथ। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। कितना, 32 वर्षों तक मगध पे शासन किया है। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर, मतलब एक कॉम्बिनेशन इनका सिलसिला चल रहा है। ठीक है, पहले बिंबिसार बैठा तो बिंबिसार को किसने मार दिया, अजातशत्रु ने मार दिया। अब अजातशत्रु को कौन मार के बैठ रहा है, उदयन ही बैठ रहा है, उदयन बैठ रहा है। ठीक है, तो ये लोग एक दूसरे की हत्या करके ही बैठ रहे हैं गद्दी पर। किसी को गद्दी वैसे प्राप्त नहीं हो रही वंशानुगत क्रम में, याद रखना। उदयन ने अपना पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, पहले कुसुमपुरा हुआ करता था, उसकी स्थापना किसने की थी, उदयन ने। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला उदयन था। उदयन का पुत्र कौन है, नागदशक। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था, नागदशक। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक हर्यक वंश नहीं चला। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 344 बीसी तक चलता है। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने
नागदशक जो उदयन का पुत्र था उसको जो है अमात्य उसके मंत्री एक थे शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उस शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स जैसे राज्यों को मगध के साम्राज्य में मिलाने का काम किसने किया था? शिशुनाग ने। ठीक, आप लोगों से कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल महाजनपदों की संख्या बताइए, महाजनपद की संख्या बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए आज की महाजनपद कितने हैं। ठीक है, और उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है इसको भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। ठीक है, आगे चलते हैं। शिशुनाग के बाद क्या आता है? नंदवंश आता है। नंदवंश क्या कह रहा है? 344 से 323 ईसा पूर्व तक, 344 से 323 ईसा पूर्व तक नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, नंदवंश जो है सबसे ज़्यादा धनी राज्य था और अपनी इसके पास इसकी क्या थी? एक विशाल सैन्य शक्ति भी थी। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद। और नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। कौन था? घनानंद। घनानंद यूनानी आक्रमणकारी जो है सिकंदर के समय का था। ठीक है, जो यूनान का आक्रमणकारी सिकंदर था उसके टाइम पर यहाँ पर भारत में कौन राज कर रहा था? घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, किसने हराया था इसको? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना। कितना बीत गया है? बिंबिसार, हर्यक वंश, नंदवंश। नंदवंश के बाद कौन आया है? हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, दूसरे नंबर पे शिशुनाग वंश, तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? नंदवंश आता है, और चौथे नंबर पे आपका क्या आता है? मौर्य वंश। क्या आता है? मौर्य वंश आता है। क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजनीतिक गुरु कौटिल्य, ब्रैकेट में उनको चाणक्य कहते हैं, की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी प्राप्त की थी। कब? 322 ईसा पूर्व। याद रखना, मौर्य वंश सबसे फेवरेट टॉपिक। पूरे जितने भी इसके महाजनपद है उनमें से मौर्य वंश से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, तो SSC GD में कुछ भी याद रखो ना याद रखो, लेकिन मौर्य वंश को जरूर याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु। अब बताइए भद्रबाहु किसका वो था? शिष्य। भद्रबाहु किसका शिष्य था? आप लोग को यह बताना है कमेंट करके। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। सेंड्रोकोट्स कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? जैन धर्म। अब बताइए भद्रबाहु किसके वो थे? मेगास्थनीज, जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो मेगास्थनीज था वो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, किसका? सेल्यूकस निकेटर का, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। इसने कौन सी बुक लिखी है? मेगास्थनीज ने इंडिका बुक की रचना की थी। किसकी? इंडिका की रचना की है। कौटिल्य, चाणक्य ने राजनीति की एक प्रसिद्ध पुस्तक किसको लिखा है? अर्थशास्त्र को लिखने का काम किए हैं। ठीक है, इसको किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। क्या आगे कह रहा है? कह रहा है मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। जो मैकियावेली थे उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंस। और चाणक्य के प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में उपवास या संलेखना या संथारा प्रथा के द्वारा श्रवण बेलगोला कर्नाटका में अपने शरीर का त्याग करते हैं। 298। और कब पाए थे? 222 में पाए थे ना, और 298 में इनका मृत्यु होता है। किसके द्वारा? संलेखना प्रथा के द्वारा। संलेखना प्रथा किस धर्म से संबंधित है आप लोग को यह बताना है। कल की वीडियो जिस बच्चे ने देखी होगी, जिसने रिवीजन किया होगा, वो तुरंत बता देगा संलेखना या संथारा प्रथा किस धर्म से है। आगे दूसरा क्या कह रहा है? बिंदुसार। वो इसके पहले बिंबिसार था। इसके पहले क्या था? बिंबिसार। वो हर्यक वंश का था। किसका था? हर्यक वंश का था। और ये बिंदुसार है, ये मौर्य वंश का है। ठीक है, किसका? मौर्य वंश का है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार ये हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार 298। देखो यहाँ पे ये परंपरा चेंज हो गई। किसी की हत्या, किसी के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा अपने पिता की हत्या नहीं की जा रही है। बिंदुसार जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में कहाँ बैठा? गद्दी पर, में मगध की गद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंहसेन। बिंदुसार को
मित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। शत्रु विनाशक मतलब जो जितने भी उनके शत्रु थे उन सबको नष्ट करने का काम किसने किया था? बिंदुसार ने। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने किसने? एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जो सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम ने, उसने किसको भेजा था? डायमेकस को, ठीक है ना, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो कहाँ कहाँ से आए थे? सीरिया और मिस्र, 2 अलग अलग राज्य से आए थे ना, देश से। इसके बाद तीसरे नंबर के गद्दे पर बैठता है बाहुबलियों का बाहुबली, ठीक है, अशोक महान, सम्राट अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक के धार्मिक गुरु का नाम उपगुप्त था। मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा अशोक से सवाल आते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ध्यानपूर्वक किसके बारे में पढ़ना है? अशोक के बारे में, ठीक है। कह रहा है कि अशोक का अपने अभिलेखों में सामान्य देव नाम पियदसी नाम से उल्लेख है। सामान्यतः उसका जो है अशोक का उसके अभिलेख में नाम क्या है? देव नाम पियदसी के नाम से है। मास्को के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या बुद्ध शाक्य के नाम से लिखवाया है। मास्को कहाँ पे है? किसकी राजधानी है? ठीक है, मास्को किसकी राजधानी है? आप लोग को अलग से बताना है, ये क्वेश्चन है। मास्को किसकी राजधानी है? आप लोग को बताना है किस देश की, ठीक है। ये कह रहा है कि मास्की के जो है लघु शिलालेख है उसमें स्वयं को बुद्ध शाक्य कहलाया है उसने। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा गया है। अशोकवर्धन या करमोली। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने? जेम्स प्रिंसेस द्वारा 1837 ईसा पूर्व में ईस्वी में पढ़ा गया है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेस ने जो उसका अभिलेख हैं 1837 में पढ़ने का काम किए हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध बहुत फेवरेट है। हर एग्जाम में, वनडे का जितना भी एग्जाम है उन सब में कलिंग के युद्ध से क्वेश्चन आना तय है। तो कलिंग का युद्ध याद रखना, तकरीबन कितने वर्ष में? 8 वर्षों के बाद, ठीक है। 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी, याद रखना, तोसली। अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। वो कौन सा? 13वां शिलालेख है। अशोक ने कश्मीर में जो है श्रीनगर नामक नगर किसने बसाया था? कश्मीर में अशोक के द्वारा बसाया गया है। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या टोटल 7 है। अशोक के शाहबाज गढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख की लिपि कौन सी है? खरोष्टी। कौन सी? खरोष्टी लिपि है। इसकी लिपि कौन सी है? खरोष्टी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। उसकी हत्या किसने कर दी है? उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी तथा एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में करता है। 185 ईसा पूर्व में करता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? मौर्योत्तर काल। वहाँ तक मौर्य काल था, अब मौर्य के बाद जो काल आएंगे उनको मौर्योत्तर काल के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। और ये किसका सेनापति था? बृहद्रथ का सेनापति था। शुंग वास्तविक संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजपुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। अश्वमेघ यज्ञ का जो आपका वो मिलता है पतंजलि, इन्हीं के वो थे गुरु, राजपुरोहित थे ना पुष्यमित्र शुंग के, और ये ब्राह्मण जाति से थे ना। अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने ही करवाया था, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। किसने हराया था इनको? कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। कलिंग नरेश जो है खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति। अब देवभूति के बाद उसके बाद कौन आते हैं? कर्णवंश आते हैं। कर्णवंश में क्या है? देवभूति की हत्या करके उनके मंत्री वसुदेव ने कर दी और कर्णवंश की स्थापना करी। देवभूति की हत्या किसने कर दी थी? वसुदेव ने कर दी थी। कर्णवंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए बहुत छोटे पॉइंट में। गागर में सागर का मतलब ही क्या है? क्योंकि बहुत
कम चीज़ों में बहुत ज़्यादा कुछ देना है आपको, है ना, इसलिए एक पूरा रिवीजन हो जा रहा है। सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या शिशुम या सिमुक ने कर दी, जो सातवाहन वंश की नींव रखेगा, सिमुक ने। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का कौन है? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? या प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र राज्य के गोदावरी नदी के किनारे था, ठीक है। प्रतिष्ठान या पैठाड़ था, ठीक है ना। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे सातवाहन वंश की राजधानी थी। सातवाहन वंश जो है मात्र प्रधान था। कौन था? मात्र प्रधान था। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृतिक और उसकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी, ठीक, ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ किसने किया था? सातवाहन ने किया था। ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया जाए। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? सातकर्णी था। सातवाहन वंश का कार्यकाल प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक काल था अपने आप में, ठीक है। सबसे ज़्यादा तक राज्य करने वाले राज्यों में सातवाहन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मौर्योत्तर काल में प्रमुख विदेशी राजवंश जो हैं हिंद यूनानी, जो अपने आप को भारत में स्थापित किए मौर्योत्तर काल में, ठीक है। उसमें कौन कौन से? हिंद यूनानी में सर्वप्रथम भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? डेमेट्रियस प्रथम को। भारत की सीमा में सबसे पहले किसने प्रवेश किया था? डेमेट्रियस प्रथम। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन था? मिनांडर था, मिनांडर था। बौद्ध साहित्य के में मिनांडर को मिलिंद कहा गया है। कौन? मिलिंद। बौद्ध ग्रंथ जो है मिलिंद पन्नों में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मिलांडर के बीच वाद विवाद का एक उल्लेख है, ठीक है। मिलिंद पन्नों एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें नागसेन और मिलांडर के बीच में जो वाद विवाद हुआ है उसके बीच में संपूर्ण कथाएं हैं। भारत में एक नवीन शैली जो है हेलेनिस्टिक कला हिंद यूनानियों द्वारा चलाई गई थी, नवीन शैली, ठीक है, हेलेनिस्टिक कला। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दे का प्रचलन भी इन्हीं की देन है। जो आज हम लोग चलचित्र या टीवी वगैरह देख रहे हैं, ये कौन है? भारत यूनानियों के बीच की ही देन है, ठीक है। आगे इसमें कौन से आते हैं? शक आते हैं आपके। कौन है? शक। तो शकों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। शकों के बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें, क्या कह रहा है शक के बारे में? कह रहा है कि शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया। शक भारत में बोलर दर्रे से आए हुए थे। किससे? बोलन दर्रे से। आप लोग कमेंट करके बताइए, जो जियोग्राफी के बच्चे हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि बोलन दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है, वो लोग बताएंगे। प्रथम शक राजा कौन था? प्रथम शक राजा मोगा जो था वो तक्षशिला के प्रमुख शासकों में से एक था। तक्षशिला के प्रमुख शासकों में से एक कौन था? शक वंश का राजा मोगा। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम हुआ, जिसके शासनकाल में गुजरात के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया गया था। रुद्रदामन प्रथम एक कौन सा था? शकों का था। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा प्रेमी था। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार करवाया था। किसका? गुजरात का। रुद्रदामन प्रथम ने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। संस्कृत भाषा में रुद्रदामन प्रथम ने, क्योंकि वो संस्कृत प्रेमी था ना, जूनागढ़ प्रथम अभिलेख सबसे पहले उसने जारी किया था। पल्लव या पार्थियन वंश, पल्लव वंश या पार्थियन वंश पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ था। शक के बाद कौन आए? पार्थियन आए। पार्थियन लोगों का मूल निवास कहाँ है? ईरान। क्या माना जाता है? ईरान। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेट्स प्रथम। कौन? मिथ्रेडेट्स प्रथम था। अब उसके बाद कौन आते हैं? कुषाण वंश आते हैं। कौन आता है? कुषाण वंश आते हैं आपके। कुषाण वंश में पल्लवों के बाद कुषाण आए, जो यूची या तोखारी भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूची या तोखारी। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल या कडफिशस ने 15 ईस्वी में की थी, ठीक है। कृष्ण कुषाण वंश की स्थापना कब की गई थी? 15 ईस्वी में की गई थी। अब एडी में चल रहे हैं ना, अब किस में चल रहे हैं? एडी में चल रहे हैं। अब आपको एडी और बीसी समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारी समझ से। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? विम कडफिशर को माना जाता है। विम कडफिशर को। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क है। कौन है भैया? कनिष्क है। कनिष्क का उपनाम क्या है? द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द्वितीय अशोक के। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठते समय एक संवत चलाया था, जो कि शक संवत के नाम से जाना जाता है।
78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था, गद्दी पर जब बैठा था। कनिष्क वंश का संस्थापक था ना, उसका नाम द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्या कह रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ कनिष्कपुरम नगर बसाया था। कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में श्रीनगर को किसने बसाया था? कमेंट करके बताइए आप लोग, श्रीनगर को बसाने वाला कौन था? श्रीनगर को किसने बसाया था? किस राजा ने? आप लोग कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन है आप लोग को। कनिष्क के दरबार में चरक, जो राजवैद्य चरक संहिता जो आप लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें वैद्य के बारे में, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है ना, औषधियों के बारे में, ये कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे। चरक संहिता जिन्होंने लिखी थी, चरक ऋषि थे। कनिष्क का राज कवि अश्वघोष था। उनका राज कवि कौन था? अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र नामक बौद्ध ग्रंथ को लिखा था। बुद्ध चरित्र नामक। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, वसुमित्र, पार्श्व जैसे विद्वान भी रहते थे। विद्वानों का अति प्रेमी हुआ करता था भैया कनिष्क, याद रखना। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव द्वितीय। कौन था? वासुदेव द्वितीय था। ठीक है, वासुदेव द्वितीय था। तो आज आप लोग का जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब कल जो है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, वरना वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं तो मज़ा नहीं आता। कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग चैनल पे बने रहिए भैया। जो लोग भाई वीडियोस देख रहे हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ठीक है। सब्सक्राइब ही आपका हमारा मोटिवेशन है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोगों का मोटिवेशन जो है डाउन हो जाता है। और जितने भाई वीडियो देख रहे हैं वो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए भैया, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में अपनी राय भी दीजिए यार, कुछ कमेंट करके बताइए। आप लोग ना, इतना क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से मैं, अगर आप लोग उन सब के बस क्वेश्चन का आंसर दे दो तो भी आपका एसएससी जीडी का जो जीएस का पॉइंट है ना, उसमें 40 से 60% तो वैसे ही कवर हो जाएगा यार। मैं आप लोगों से क्वेश्चन इसीलिए वही पूछता हूँ जो क्वेश्चन रिलेवेंट है या जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो बहुत स्टडीज़ करने के बाद ही हम लोग इस नतीजे पर पहुँचते हैं। और फाइनली जो गागर में सागर सीरीज है, गागर में सागर, ये जो सीरीज आप लोगों के सामने हम ले आए हैं, RWA की जो पुस्तक को करवा रहे हैं, तो यार इसमें छोटे टाइमिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें डालनी है, तो जाहिर सी बात है यार थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग अपना राय दीजिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट में बताइए जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम तो हैं ही उसको बताने के लिए, आगे आप लोग को क्वेश्चन के आंसर देते रहेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। जय हिंद।